साकी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं। रेखीय समीकरण में कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे लगेगा इसको देखिए, ठीक है। दिया हुआ है कि किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है आपको, तो हमको क्या बनाना रहता है? समीकरण। कैसा समीकरण? रेखीय समीकरण। जब हम लोग रेखीय समीकरण बनाने में सफल हो जाते हैं, उसके बाद इसका मान निकाल लिया जाता है, तो वो जो मान आएगा हमारा वही हो जाएगा संख्या, ठीक ना। ये कह रहा है कि एक संख्या, तो वह संख्या कह रहा है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है? वह संख्या। हम इतना शॉर्टकट में चलना चाहते हैं, मतलब वह आगे जगह वह संख्या लिख देते हैं। वह संख्या क्या है? यक्स है, ठीक है। इसी यक्स का कितना कर रहा है? 1/4 ना। तो इसी यक्स का 1/4 बोला है, 1/4, ठीक। 1/4 क्या होगा? x/4 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या किया जाएगा? इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x/4 1/4 हो गया, में से 1 घटा दीजिए, तो हमारा शेषफल जो बचेगा वो कितना आ रहा है? 1। ये हमारा समीकरण हुआ। क्या हुआ? ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। तो इस तरह का समीकरण हल करना आप लोगों को बताया है। जब भी कहीं भी हर में नीचे कुछ दिखे, ठीक, उसका अगर 2-3 ठो दिखे, मतलब कहीं मगर यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता, तो सबका लसा लेते। अगर एक ठो दिख रहा है तो उसी का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में क्या लिख देंगे? दोनों पक्षों में कितने का? 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए। 4 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा 4, हो जाएगा। गुणा करके देखिए, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, एक में 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ एक में करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलिए अब यहाँ कर देते हैं। आपको ज्यादा नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, और हमारा भी, हम भी इंसान है, हमारा रेल का भी टूट जाएगा, है कि नहीं, लटकने में। चलिए तो यहाँ पे करेंगे x-4 बराबर 4। ये वाला माइनस है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। x बराबर करेंगे तो क्या होगा? 4 + 4। x का मान क्या आया हमारा? 8। वो संख्या कौन सी होगी? 8। अगर इसी संख्या का क्या करें? 1/4 करें, उसमें से 1 घटाएं, तो शेषफल हमारा 1 आएगा। आएगा। इसको जांचने के लिए हम लोग इसमें यूज करके देख लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए जांच, ठीक है। जांच में हमारा बायां पक्ष में रखिए 8 बटा कितना? 4 - 1 ना, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 - 1 बराबर 1। आंसर आ गया। बायां पक्ष में रखिए x का मान, तो दायां पक्ष आ गया। ये लगाने का तरीका हुआ। बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत इसको समझने में? तो ये चीज जब समझ में आ गया तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक ना। ये हमारा कॉपी मत करो जी, हमको खांसी आ रहा तो हम लोग जबरी खांस रहे हो। चलिए ये दिया हुआ है एक त्रिभुज के अंतःकोण। तो सबसे पहले अंतःकोण की बात किया, ठीक। पहले जो है इसको पहले पढ़ लीजिए क्रमशः 3x अंश, ठीक। ये वाला जो डिग्री दिया हुआ है इसको अंश मान लीजिए, 2x + 20 अंश और 5x - 40 अंश। ये 3 कोण दिया हुआ है। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3। त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला कोण जो भी होगा, सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले आप थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, उससे परिचय कराते हैं। उसके बाद, क्योंकि अभी तक आप लोग इतने दिन से हम पढ़ाते आ रहे हैं आप लोगों को, अभी कहीं भी त्रिभुज चित्र का भी जिक्र नहीं हुआ है ना। तो चलिए आज पहले जान लीजिए। त्रिभुज होता है मतलब 3 कोना ना, 3 ठो कोना होना चाहिए उसमें। कोण का मतलब कोना ही मान के चलिए, कोण, ठीक ना। ये हो गया त्रिभुज। देखिए हमको अभी स्केल नहीं लिया है, बनाने में थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है। 3 कोना से ज्यादा कोना नहीं बनाएंगे, 3 कोना से ज्यादा नहीं बनाएंगे, त्रिभुज ही रहेगा, ठीक है। ये भी हो गया। और कैसा बता दें, बना दें आपको, एक उल्टा बना दें इसी को। काहे जी, काहे फालतू हंस रहे हो तुम लोग। चलो बन गया 3 ठो। मान लीजिए हम इसका नाम लिख देते हैं। ये सब शीर्ष हो गए, A B
ए बी, 3 मुड़ी वाला है, 3 मुड़ी मतलब 3 सर वाला ना। ये सब क्या है, इसका सिर इन है। ये त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, त्रिभुज। त्रिभुज में इसी तरह का आपको 3 भुजा दिखेगी। कितनी भुजा दिखेगी, 3 भुजा। अच्छा, भुजा ये वाला रहता है कि ये वाला भुजा है, भुजा हमारा ये वाला होता है। क्या होता है, जो ये दिख रहा है, जैसे ए से बी गया है, ए से सी, ये सब क्या है, भुजा है। अंतः कोण बोला है ना, अंतः कोण का मतलब ये अंदर वाला कोण। कौन सा, अंदर वाला कोण। ठीक है, सारा का सारा अंदर वाले कोण की बात किया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोण क्रमशः इतना इतना दिए हुए हैं। ठीक, मान लीजिए ये वाला कुछ हो, ये वाला कुछ, ये वाला कुछ। मान लीजिए ये वाला कितना है, 3x दिया हुआ है, ये वाला 2x हो गया, ये वाला 5x माइनस 4x, ये चीज दिया हुआ है। कह रहा है इतना तो दे दिया है। इसके बाद कह रहा है जो सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है जान लीजिए। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। उसकी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो त्रिभुज हो और उसके सारी भुजाएं क्या हो, बराबर। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, क्या भुजा होता है, 3 भुजा होती है। तो तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर हो, यही वाला लग रहा है कि समबाहु है ना। तो अगर तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है, इसका कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम लोग इसमें अगर x का मान निकाल लेंगे इस समीकरण से, तो हम लोग फिर हल कर देंगे। तो ये कोण कितना है, ये कोण कितना है, उसमें मान रख देंगे x का, तो हल हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा अगर सभी कोण बराबर आ गए तो क्या रहेंगे, वो समबाहु रहेंगे। बराबर नहीं हुआ तो विषम हो सकता है। हो सकता है उसमें 2 ठो बराबर हो तो समद्विबाहु बोलेंगे, जिसमें कि समान भुजा उसकी कैट हो, 2 ठो भुजा समान हो और एक को विषम भुजा हो जाती है। समझ में आया, तीनों समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, 3 प्रकार का हम बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक चीज और जान लीजिए, त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है, इन सबका योगफल होता है कितना, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। ये चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। इसको बताएंगे कि ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब भुजा दिया हुआ है, अब इसके अनुसार हम लोग करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x अंश प्लस 2x प्लस 20 अंश प्लस 5x माइनस 40 अंश। ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे, 180 अंश, क्योंकि इनका सबका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। अब ये चीज दिख गया, ये व्यंजक की तरह दिख रहा है कि नहीं, है ना। इसमें सबका घात 1 है, समीकरण बन गया हमारा। समीकरण बन गया तो इसमें सजाती देखेंगे, जो सजाती होंगे सबको जोड़ देंगे। ये 3x, ये 2x और ये 5x, सब में प्लस है, कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो कितना होगा, 3 2 5 5 10x, कितना हो जाएगा 10x। या हम लोग इस रूप में लिखेंगे 10x अंश, अब प्लस प्लस क्या, ये 20 दिख रहा है, ये 40, तो प्लस वाला जो इसमें से घटेगा चिन्ह किसका रहेगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा -20 अंश, यही बचेगा, बराबर इधर 180 अंश। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या 10x अंश बराबर, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 अंश प्लस 20 अंश। ठीक, चलिए अब ऊपर लिख देते हैं इसी चीज को। तो या इसको लिख सकते हैं हम लोग 10x अंश बराबर, इधर कितना आएगा 200 अंश। या हम लोग लिख सकते हैं x अंश, ये गुणा में है ना, उधर जाएगा तो भागा में, 200 अंश बटा के 10, x अंश बराबर कितना आएगा 20 अंश आएगा। तो x का तो हम लोग मान निकाल लिए, इतना तो हमारा आंसर आ गया है ना। अब सिद्ध करने की बात का है, तो सिद्ध करने के लिए जो भुजा जो दिया हुआ है इसका कोण, सब में x का मान रखा जाए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण बराबर, क्या लिखेंगे, अतः कोण। सब कोण को चेक कर लीजिए। तो पहला वाला जो कोण है 3x अंश है ना, तो लिखेंगे 3 गुणे कितना 20 बराबर कितना आएगा 60 अंश, एक तो 60 आया। दूसरा देखेंगे
2x प्लस 20 है ना, तो लिखेंगे 2 गुणे 20 प्लस 20 बराबर कितना आएगा, 20 गुना 40 और प्लस 20 कितना आया 60 अंश। ये भी चेक हो गया। एक और रह गया, उसको यहाँ पे चेक कर देते हैं। चलिए है कहा 5x माइनस 40, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 20 माइनस 40, 20 पाँचे 100 होता है, माइनस 40 घटेगा तो 60 अंश। तीनों कोण क्या है, समान है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः तीनों कोण क्या है, तीनों कोण समान है। ठीक, अतः दिया हुआ लिख देंगे, दिया हुआ त्रिभुज, चाहे त्रिभुज खाली लिख दीजिए, क्या होगा, त्रिभुज समान है इसलिए त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। बोलो किसी को कोई दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन को समझने में, किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया ना? बोलिए जी, आपको समझ में आया? चलिए समझ में आया तो हम लोग अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो तक अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है एक मालगाड़ी की चाल, एक मालगाड़ी 40 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा दिया था आप में हिंदी में, हम इंग्लिश में बस छोटा करने के लिए लिख दिया है कि किमी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे प्रातः एक स्टेशन से निकली। एक मालगाड़ी है जो 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वो एक स्टेशन से प्रातः 9 बजे निकली। ठीक, एक डाक गाड़ी ने जो 10 बजे प्रातः उसी स्टेशन से, जहां से ये चली है मालगाड़ी वहीं से ये भी चलेगी, ठीक उसी स्टेशन से निकली। उस मालगाड़ी को दिन में प्रातः की बात है तो दिन की बात चल रही है, तो दिन में ही मालगाड़ी को डाक गाड़ी ने कहां पे, एक अन्य स्टेशन पर 12 बजे पकड़ लिया। ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि आदमी है या चोर है। ठीक है, पकड़ लिया, डाक गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, इतना हमको करना है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक स्टेशन ए है, ठीक, यहाँ से मालगाड़ी जो है कब बजे निकली, 9 बजे निकली, 9 AM मतलब सुबह टाइम ना, ये निकल के अपना चल दी। ठीक है, अन्य स्टेशन जो भी इसका बी रहा हो वहां तक ही गई। उसी स्टेशन से जहां से ए से निकल रहा है उसी स्टेशन से एक मालगाड़ी है, वो कब बजे चल रही है, अरे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी मतलब समझते हैं जिसमें डाक पत्र उतर जाते हैं, ठीक ना, चिट्ठी उठी। ठीक है, तो वो 10 बजे सुबह AM, वो भी 10 बजे निकलती है। और ये जब 10 बजे निकलती है तो इसको किस स्टेशन में पकड़ती है, 12 बजे दिन में पकड़ लेती है। तो 12 बजे तो दोपहर ही हो जाता है, तो मान लीजिए 12 बजे क्या हो गया, PM। 10 बजे निकली और 12 बजे ये पकड़ ली। ठीक है, यहाँ पे ये डाक गाड़ी लिख लो, डाक गाड़ी यहाँ पे पकड़ ली, और यहाँ पे लिख लो मालगाड़ी। डाक गाड़ी मालगाड़ी में अंतर समझ में आता है ना? मालगाड़ी में आलू प्याज भंटा गोभी नहीं, भंटा गोभी कच्चा सौदा हो गया। जो सीमेंट उमेंट होता है, मतलब जो खराब होने वाली सामान नहीं होता है, वो सब मालगाड़ी में भर के ज्यादातर जाता है। ठीक ना, तो चलिए कोयला वाला भी आता है उसी के अंतर्गत। और ये 12 बजे यहाँ पकड़ लिया, मतलब अन्य स्टेशन यही 12 बजे रख देते हैं, ये भी 12 बजे। 12 बजे मतलब दोनों दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास आ गई, दोनों एक ही स्टेशन पे पकड़ी गई। ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ से 9 बजे से 12 बजे तक मालगाड़ी कितना दूरी तय की होगी, ये देखना होगा, है ना। पहले जो लिखा है उसको लिख लीजिए, मालगाड़ी की चाल, मालगाड़ी की चाल कितना दिया है, 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 40 किमी प्रति घंटा के चाल से मालगाड़ी कितना दूर चली है तो पता नहीं है, ये चीज हमको निकालना है, लेकिन समय पता हो गया। दूरी चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा के, यही होता है ना, बोलो यही होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उतना चलिए। अब हम देखेंगे कि मालगाड़ी जो है 9 बजे से 12 बजे, है ना, सुबह की बात हो रही है, हम बार बार AM PM नहीं लिख रहे हैं। 9 बजे से 12 बजे तक या कितना घंटा चली, 3 घंटा चली।
3 घंटा चली ना, तभी ना पकड़ी गई आगे, 3 घंटा ही चली। ठीक है, तो 3 घंटे में मालगाड़ी द्वारा चली गई, हमको दूरी की जरूरत पड़ेगी, तभी पता चलेगा ना कि हाँ ये वाली चाल कितनी है। अगर दूरी पता चल जाएगी तो समय तो दिया हुआ है, समय मिल जाएगा हमको, तो दूरी हम लोग मालूम कर लेंगे तो आराम से हल कर लेंगे इसको। चली गई दूरी कितना होगा, कितना लिखते हैं यहाँ पे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, यही होता है ना। चाल 40 किमी से चल रही है और दूरी आ रहे घर समय 3, तो 4 3 12, 120 किलोमीटर ये चली। 3 घंटा में 120 किलोमीटर ये चली। मालगाड़ी की चाल, डाक गाड़ी की चाल तो पता नहीं है, डाक गाड़ी कितना स्पीड से चल रही है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना डाक गाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ये मान लिए। अब चूंकि ये 10 बजे से 12 बजे 2 घंटा में उसको पकड़ ली, समय कितना लगा, उसी दूरी को न तय की, यहीं से अभी चली, यहीं से अभी चली थी, ये यहाँ तक जाने में 3 घंटा लगा है और ये यहाँ तक जाने में 2 घंटा लगाई है ना, तो समय 2 घंटा लगा। तो 10 बजे से 12 बजे कितना समय हुआ, 2 घंटा। तो लिखेंगे डाक गाड़ी द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, तो इसका चाल लिखेंगे, चाल गुणे समय। तो चाल है हमारा यक्स और समय है 2, यहाँ पे पहले लिखेंगे यक्स और गुणे 2 मतलब 2 यक्स, इसको दूरी कितना आ गई 2 यक्स किमी। बस समझ में आया, क्योंकि ये दूर समय तो हमारा 2 यक्स है लेकिन दूरी बराबर है, जितना दूरी उसकी तो दूरी हमको पता चल गया है 120 किमी। इसलिए गाड़ी का हम लोग क्या निकालेंगे, ये दोनों प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार दूरी बराबर हो गई। चलिए प्रश्न अनुसार छोड़िए, तो 2x बराबर होगा कितना 120, ठीक। तो इसमें x बराबर कितना होगा हमारा 120 बटा के 2 कितना आएगा 60। x जो है क्या है, डाक गाड़ी का चाल है ना, ये हो जाएगा डाक गाड़ी की चाल 60 किमी प्रति घंटा। ठीक, कितना किमी प्रति घंटा चल रही है 60 किमी प्रति घंटा। बस समझ में आया, इसको जांच करना है तो यहीं पे आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी निकल जाएगा आपका, यहाँ पे रख देंगे चाल तो 2 गुणे ये भी 120 आ जाएगा, दोनों का चाल के साथ दूरी कितनी है 120 दूरी है, दोनों की दूरी बराबर हो गई। एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया ही था, दूसरे का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत इसको समझने में। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसके लिए अपने दिमाग को पूरा एकदम शांत कर लीजिए, ठीक है, और आराम से क्वेश्चन को पढ़ के लगाइए। घबरा के पढ़ के लगाएंगे तो गलत होना अनिवार्य है। बात समझ में आया, तो इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये तीनों सेम एक ही तरह का है ना। पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये तो ऐसे भी लग जाएगा, इसको 2 तरीके से बता देंगे आप लोगों को ना। पहले हम क्रमागत के बारे में चर्चा करते हैं। क्रमागत का मतलब होता क्या है, हम पहले जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को, संख्या पद्धति जब पढ़ाए होंगे उसी समय क्रमागत के बारे में आप लोगों को बताए थे, बताया ना। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, क्रम से जो भी संख्या आती जाती है उसको क्या बोलेंगे, क्रमागत, क्रम से आने वाली। जैसे अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो जैसे गिनती 1 2 3 4, ये क्रम से आती रही है, आगे की संख्या है, ये क्रमागत चल रही है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या 2 ठो ले, क्या ठो 2 संख्या ले, उनका योगफल कितना होगा 7, तो कौन सी संख्या लेनी होगी, है ना। तो यहाँ पे उसको हल किया जाएगा, हम लोग मानेंगे, माना जब संख्या जानते नहीं है तो उसमें मानेंगे पहली संख्या, 2 संख्या की बात की है तो पहली संख्या जो होगी x है, क्या है x, ठीक। तथा दूसरी संख्या यहाँ पे लिख देंगे, तथा क्रमागत दूसरी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ उसके बाद वाली है क्रमागत दूसरी संख्या। हाँ दूसरी तो लिखे हैं, दूसरी संख्या
ठीक ना। तो देखिए जैसे हम गिनती में लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो एक जोड़ने के बाद अगली संख्या बन रही है ना। तो हम अगर पहली संख्या x ले रहे हैं तो इसमें दूसरी संख्या में अगर x जोड़ दें तो दूसरी संख्या हो जाएगी ना। अब कह रहा है कि इनका योगफल, तो इनको जोड़ के रख लीजिए, है ना। इनका योगफल जोड़ लीजिए, x प्लस वन, एक्स रुकिए, x प्लस वन, ये कितना होगा 2x+1, ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार देखा जाएगा, चलिए इधर कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार हम लोग करेंगे, प्रश्नानुसार कितना होगा 2x+1 बराबर कितना दिया है 7 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7। तो 2x बराबर होगा 7 माइनस 1, तो x बराबर होगा 6 बटा के, पहले अभी नहीं, एक ही बार में नहीं, 6 आएगा। x बराबर 6 बटा के 2, तो x बराबर कितना आएगा 3। वो संख्या, पहली संख्या हमको मिल गई x बराबर 3। तो दूसरी संख्या यहाँ पे देखें तो कितना होगा 3 + 1 कितना होगा 4, हो गया। तो एक संख्या 3 और एक संख्या 4, इसी का योग कितना है 7। अब एक बात देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन देता है तो उसको जब क्रमागत की बात की जाए तो हम लोग संख्या को ऐसे दिमाग से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। छोटा संख्या है, ज्यादा बड़ा संख्या तो है नहीं कि हम लोग इस प्रोसेस पे आए, लेकिन ये प्रोसेस जानते रहेंगे तो बड़ी संख्या के लिए काम आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, तो क्रमागत हमको बस संख्या सोचना है, दोनों लगातार संख्या हो। 5 2 जोड़ेंगे, मान लीजिए दिमाग में आया कि 5 2, तो 5 2 से भी 7 हो जाएगा, 2 5 से भी 7 हो जाएगा, और कोई संख्या बताइए, 6 1 से भी हो जाएगा, 4 3 से भी हो जाएगा। लेकिन क्रमागत बोला है तो जब पहली संख्या लेंगे उसके जस्ट बाद वाली संख्या लेंगे, तो ऐसा संख्या सोचेंगे जिसका योगफल कितना हो जाए 7। तो 3 4 जो आंसर आ रहा है, तो 3 4 क्रमागत है कि नहीं है, तो 3 और 4 का योगफल 7 आ गया। तो इस तरह संख्याओं को हम लोग दिमाग से सोच के भी कर सकते हैं बस में। लेकिन अगर आप लोग अभी जिस लेवल में है वहां पे आपको हल करने के लिए ऐसे हल किया जाएगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, कहीं परीक्षा वरीक्षा दे रहे हैं कोई चीज का, वहां पे केवल ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पे हम लोगों को लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग सोच के भी कर सकते हैं, हमारा आंसर सही आ जाएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हैं ज्यादा तब। यह नहीं कि एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया चले जाए, संख्या थोड़ा सा बड़ी दे दे उल्टा सीधा सोच के लगा के चले आए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे वाले को भी अच्छे से समझ लीजिए। पहला वाला लग जाएगा ना जी, चलिए दूसरे वाले में क्या बोला है, कह रहा है कि यदि दो क्रमागत, क्रमागत बात यहाँ भी क्या है, मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याओं का योगफल, क्या चीज का है सम संख्याओं का योगफल। तो हम लोग पहले सम संख्या मानते कैसे हैं उसको देखा जाए। सम संख्या कैसी होती है, बोलिए। सम संख्या होती है 2 4 6 8 ऐसे बढ़ती जाती हैं, मतलब कि ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। ये चीज हमको बताने की जरूरत है नहीं, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हमको जरूरत है कि नहीं, सम संख्या का रहा है यहाँ पे हमको दूसरे तरीके से हल करना है तो बताना जरूरी है। तो जो भी संख्या हमको मिल रही है 2 के गुणे के रूप में मिल रही है, मतलब जितनी भी सम संख्या बनेगी वो सब की सब कितने 2 से विभाजित होंगी। 2 से विभाजित होंगी मतलब 2 के गुणनफल है, 2 के अपवर्त के रूप में है ना। तो कोई भी संख्या 2 के अपवर्त के रूप में है तो हम लोग इसमें संख्या मानेंगे कैसे, माना सम संख्या, पहली सम संख्या मान लीजिए, क्या चीज पहली, पहली सम संख्या कैसे मानेंगे, 2 के गुणा के रूप में है तो 2x हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2x। पहली जो सम संख्या मानेंगे क्या मानेंगे 2x। अब x के जगह पे कोई भी संख्या रखिए 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, वो संख्या क्या मिलेगी हमको सम संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी सम संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 2 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। इसकी दूसरी संख्या जो होगी जस्ट इसके बाद की होगी क्रमागत दूसरी संख्या, दूसरी सम संख्या रहेगी। तो क्या करेंगे जो भी संख्या आएगी है ना उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगी, करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 2x, तो इसके क्रमागत मतलब क्रम से अगली सम संख्या आने वाली, तो यहाँ पे 2 है, उसके बाद क्या है आया 4, मतलब कि इसमें 2 जोड़ रहा है। फिर इसके बाद 6 आया, इसमें कितना जोड़ा है 2, मतलब 2 2 जोड़ के क्रमशः इसका सम संख्या निकाल रहा है, तो इसमें कितना आ जाएगा 2। इतना समझ में आया, सम संख्या लिखना सबको समझ में आ गया। जब भी सम संख्या की बात की जाए तो तुरंत 2x पे आ जाना है, कहाँ आ जाना है 2x 2p 2n, जो भी संख्या आपको लेना है 2 के साथ लेना है, वो संख्या हमारी हो जाएगी सम। बात सबको समझ में आई, ये हमारा हो गया।
अब इसका योगफल कर रहा है तो इसका योगफल भी कर लीजिए। योगफल कितना है, 2x प्लस 2x+2 कितना है, 4x+2। ठीक, प्रश्न के अनुसार देख लीजिए क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कितना है, 4x है ना, 4x+2 बराबर 10 दिया हुआ है, या हम उसको लिख सकते हैं 4x बराबर 10 माइनस 2, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 4x, तो x बराबर करेंगे तो 8/4 हल कर दीजिए, x बराबर 2, x का मान 2 आया, x का मान 2 आया मतलब ये हमारी संख्या नहीं है, ये हमारा संख्या नहीं है, ये हमारा x का मान आया, जिसको हम लोग इसमें संख्या में रखेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2, मतलब पहली सम संख्या 4 और दूसरी सम संख्या 2 गुणे 2 प्लस 2, तो कितना आएगा, दूना के 4 और प्लस 2 कितना आया 6, 4 और 6 संख्याएं होंगी जिनका योगफल कितना होगा, 10, कितना होगा 10। ये बात सबको समझ में आया, बोलिए जी। सम संख्या वाला किसी को कोई दिक्कत होगा, अब समझ में आ गया ना। जब भी सम संख्या मानने की बात करेगा 2x लेना है, कितना लेना है, 2x लेना है। क्रमागत की बात करेगा तो 2x धन 2, 2x धन 4, 3 कर सकते हैं कि नहीं, 2x धन 3 करेंगे तो विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। सम संख्या करना, क्योंकि सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, दो का गुणा रहता है। चलिए लास्ट वाला है उसको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया है, तीनों इसीलिए हम ले लिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, एक साथ समझ लेंगे। दो क्रमागत विषम संख्या, क्या कहा है, क्रमागत भी कहा है, विषम भी संख्या भी कहा है। तो विषम संख्या पहले लिख के दिखा देते हैं आपको। विषम संख्या आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही होगा ना। अरे 3 से कटेगा वो तो कटेगा, लेकिन विषम संख्या 2 से नहीं कटनी चाहिए, सम और विषम। अब वो चला गया अभाज्य वाले पे, बढ़िया से पढ़ो बाबू, जितना हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से देखो, ऐसे कैसे बीच में बोल दे रहे हो, पता नहीं है। कारण 9 कैसे होगा, 9 2 से कटेगा, 5 7 कटेगा, नहीं कटेगा। और जो अभाज्य संख्या होती है वो किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, केवल और केवल अपने आप से कटेगी, एक और अपने आप से कटेगी, वो संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बात समझ में आया। तो ये इसमें कितना कितना का अंतर दिख रहा है, 2 2 का अंतर दिख रहा है ना। ये संख्याएं सब क्या है, विषम संख्या है। तो हम लोग सम संख्या जानते हैं, विषम संख्या का भी परिभाषा जब दिया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भागा ना जाए, 2 से संख्या विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या। 2 से भागा नहीं जाए तो पहले सम संख्या वाला होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना विषम, पहली विषम संख्या, क्या चीज, पहली विषम संख्या, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा, पहली विषम संख्या, ठीक है। 2x जो होगा ये तो सम है, अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो कैसी संख्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। किसी को कोई शक हो रहा है, हम चेक करवा के दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ x का मान 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो ये 2 गुणे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 धन 1 3, क्या प्राप्त हुआ, 3 सम है कि विषम, विषम संख्या प्राप्त हुई कि नहीं प्राप्त हुई, हो गया। 2 रख के देख लीजिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, ये भी विषम संख्या है या नहीं है ना। तो हमको तो x का मान पता नहीं है, x का मान हमको निकालना है, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे सम और विषम माना जाता है। तो सम मानना जान गए, विषम ही मानना आप लोग जान गए। क्रमागत बोला है तो क्रमागत दूसरी लेना है, क्या लेना है, दूसरी विषम संख्या लिखना है। चलिए दूसरी विषम संख्या लिखेंगे तो इसी में 2x प्लस क्या कर दें 3, क्या कर देंगे 3, अगली संख्या। क्योंकि अगर x का मान रहता है हमको मालूम कि 1 2 3 4 5 लगातार रखना है, तो हम यहाँ पे एक ही रहने देते, वो x पे निर्भर करता, लेकिन x का मान निकालना है। इसमें एक तो संख्या ये हो गई एक वाली, इसमें 3 जोड़ेंगे, अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम संख्या वाला चलता है ना। क्या होता है 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, इस तरह सम संख्या चलेगा। तो विषम संख्या भी हमारी चलेगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, इस तरह चलेगा। तो दूसरी संख्या हमारा ये हो गई, इनका योगफल कर लीजिए। योगफल कितना दिया है, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 कितना होगा, 2 2 4 प्लस 4, 4x प्लस 4, ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार देखा जाएगा कि कितना दिया हुआ है।
बात समझ में आया कि नहीं? देखो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि संख्या संबंधित संख्या इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जितना भी हम संख्या संबंधित देंगे इसी पे आधारित रहेगा। तो हो जाएगा प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे कितना होगा भाई, 4x+4 बराबर कितना दिया है, 40। ठीक, तो ये वाला 4x जो है 40 - 4 हो जाएगा, इधर बचेगा 36, इधर रहेगा 4x, या लिख सकते हैं हम लोग x बराबर 36/4, या x बराबर 4×9 = 36। ये हमारा x का मान आया। किसका मान आया? x का मान आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें मान रखेंगे, तो हमारा x का मान इसमें रखेंगे तो 2 गुणे कितना होगा, 9 + 1, 9 दूना के 18 + 1 19 आया। कितना आया? 19। पहली संख्या 19 वो समय की विषम है, समय की विषम है। दूसरी संख्या है 2 गुणे 9 + 3, कितना होगा, 9 दूना 18 + 3 कितना आएगा, 21। अब जोड़ के आंसर चेक करना है, कर लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, आ जाएगा। नहीं ऐसे भी जोड़ेंगे तो 19 21 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 2 1 3 1 4, 40 आ गया, आंसर सही है। बोलो जी, सबको समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत है इसको समझने में? ये सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? किसी कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो अब क्वेश्चन देंगे तो आप लोग लगा लेंगे ना? तो आज इतना रहने दिया जाए, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।